Hey guys, welcome back to my channel. Myself प्राची and होने वाली CM प्राची guys, my channel पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में गाइस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एडवांस रूलिंग। गाइस एक नया टॉपिक है, आई होप आप लोग एंजॉय करेंगे इस वीडियो को। और चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो एडवांस रूलिंग से क्या समझते हैं अपन। पहले तो आप मेरे को बताओ कि एडवांस से क्या समझते हो। मैम एडवांस का मतलब होता है कि हम ना कोई भी काम पहले से कर लें। वेरी गुड गाइस, आपने एकदम सही मतलब गेस किया। एडवांस मतलब कोई भी चीज़ को प्रीपोन कर लेना, पहले कर लेना। रूलिंग का मतलब रूल करना। ठीक है गाइस, तो क्या होता है कि ना गाइस, इसके पीछे की कहानी है वो मैं आपको सुनाती हूँ, फिर आपको कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो क्या होता है, एक बार ना कि ना जो एनआर रहते हैं ना, एनआर लोग, बाहर के लोग रहते हैं ना, उन लोग ना इंडिया में आते हैं। जब उन लोग इंडिया में आते हैं ना, तो उन लोग लिटिगेशन में कुछ कुछ केसेस में फंस जाते हैं। अब आपको तो पता है इंडिया का जुडिशरी सिस्टम कितना परफेक्ट है। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। ठीक है। तो इतना ज्यादा तारीख तारीख होता था तो वो लोग भाग जाते थे। वो लोग बोलते थे हमको करना ही नहीं यहाँ पे बिजनेस, यहाँ पे तो बस यही सब करते रहते हैं अपन, सिर्फ और सिर्फ झगड़ा करते रहो, और जो झगड़ा कभी सुलझेगा नहीं, नेवर एंडिंग लिटिगेशन चलेंगे यहाँ पर। तो वो लोग अवॉइड करते थे इंडिया आना। तो इंडिया की गवर्नमेंट को लगा ये लोग क्यों नहीं आ रहे हैं हमारे यहाँ पे करके, क्यों नहीं आ रहे हैं। तो फिर एनआर ने बोला देखो यार, आप लोग के यहाँ पे ना लिटिगेशन सिस्टम काफ़ी ख़राब है। यहाँ पे टैक्स लेते हो आप लोग, इतना इतना ज़्यादा टैक्स ले लेते हो। एक तो हम बहुत परेशान रहते हैं, हम डरते ही नहीं आने से, इसीलिए आप लोग को बस और बस टैक्स चाहिए होता है। यहाँ पे टैक्स टेररिज्म है, ऐसे बोलते थे उन लोग। तो इंडिया गवर्नमेंट सोची यार हम लोग तो कितने ज़्यादा बदनाम है बाहर जाके, बाहर के देशों में हम तो एकदम ज़्यादा ऐसे बिहेव करते, तो अच्छा नहीं लग रहा था। तो फिर गवर्नमेंट बोली कि यार चिंता मत करो ना, हम लोग आपके लिए, आप क्या चाहते हो बताओ। तो फिर एनआर बोला अच्छा, मैं जो बोलूँगा वो तुम करोगी। गवर्नमेंट बोली, गवर्नमेंट अपने मन में सोची मैं क्यों नहीं करूँगी, मेरा बिजनेस तो चलेगा ना, तुम आओगे तो मेरे तो फायदे ही फायदे करके। तो गवर्नमेंट बोली हाँ हाँ तुम बताओ तो तुमको क्या चाहिए, फिर मैं बताती हूँ कि मैं करूँगी कि नहीं। तो वो बोलता है देखो, कोई भी चक्करों में फंसने में मुझे प्रॉब्लम है, बट अगर तुम एडवांस में बता दोगी मुझे कि ये प्रॉब्लम है ना, तो ठीक रहेगा। मतलब मतलब इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं। एक बार क्या होता है कि ना, एक लड़का रहता है, आपका कोई फ्रेंड मान लो, ठीक है, वो रहता है, उसको हो जाता है प्यार, और उसके साथ साथ हो जाती है गलतफहमी। प्यार होता तो वो है उसको, बट वो होता है वन साइडेड। ठीक है, अब उसको हो जाता है वन साइडेड प्यार। अब वो जिस बंदी के पीछे लगे रहता है, वो बंदी को होता नहीं उससे प्यार, बट वो क्या करता है, पूरे एफर्ट डालता है, सब कुछ करता है उसके लिए, उसको एकदम ज़्यादा अच्छा अच्छा महसूस करवाते रहता है पूरे टाइम, हमेशा हमेशा। ठीक है। अब वो क्या करता है, प्रपोज डे वाले दिन उसको जाकर प्रपोज करता है। वो कम से कम 5-6 महीने से ऐसा करते रहता है, और एक दिन फाइनली जाके प्रपोज कर देता है। जिस दिन प्रपोज करता है उसके दूसरे दिन जब वो आता है ना, तो उसकी गाल पे निशान बने रहता है बड़ा सा। तो उसके फ्रेंड्स लोग पूछते हैं अरे भाई क्या हुआ, निशान कैसे तेरे गाल पे। सारे कुछ नहीं, मच्छर काट दिया करके। तो उसके दोस्त लोग समझ जाते हैं मच्छर तो नहीं है ये, कल तो वैलेंटाइंस था, कुछ ना कुछ गड़बड़ है करके। तो पता चलता है कि वो हिल है उसके गाल पे, लगा होगा एक शॉट, तो उसकी हिल है। ठीक है। तो वो उसको बोलते हैं देख भाई, हम लोग तो देखो पहले ही समझाए थे, वो लड़की के साइड से कुछ नहीं है, तू ही फालतू उसके पीछे मरे जा रहा था, देखो मना किए थे हम लोग। तो बोला हाँ भाई तुम लोग सही बोल रहे थे, काश मेरे को पहले पता चल जाता, काश मेरे को एडवांस में पता चल जाता, तो मैं ये सब नहीं करता। काश मेरे को पहले अक्ल आ जाती तो मैं इन चक्करों में पड़ता नहीं, मेरे टाइम पैसा सब कुछ वेस्ट हुआ इतना ज़्यादा, सब कुछ बच जाता करके। तो गाइज ये जो केस, ये जो मैं आपको स्टोरी सुनाई, ये स्टोरी का हमको इसमें से क्या टेक अवे लेना है कि एडवांस में अगर उसको पता चल जाता तो वो ऐसे डिसीजंस नहीं लेता लाइफ में। वैसे ही एडवांस रूलिंग जो है वो आपको पहले से एडवांस में बता देती है, सो दैट आप अपने अकॉर्डिंगली डिसीजंस लो। ठीक है गाइस, तो आई होप आपको बैकग्राउंड पूरा समझ में आया होगा एडवांस रूलिंग का, कि एडवांस रूलिंग क्या होती है, क्यों होती है, एंड सब चीज़। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं अब अपन, आपने अपने फ्लो चार्ट से। ठीक है चलो। देखो भाई, सबसे पहले अप्लाई कौन कौन कर सकता है ये देखते हैं अपन। हमारे जो एडवांस रूलिंग के कॉन्सेप्ट में कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो सबसे पहले जो है वो अपना नॉन रेसिडेंट बंदा, अभी अपने प्रपोज ट्रांजेक्शन के लिए करेगा वो, या तो कोई पास ट्रांजेक्शन के लिए भी कर सकता है वो। ठीक है, प्रपोज ट्रांजेक्शन या पास ट्रांजेक्शन के लिए वो अप्लाई करता है। ठीक है।
अगर कोई रेसिडेंट है जिस जो ट्रांजेक्शन कर रहा है नॉन रेसिडेंट के साथ, मतलब एक रेसिडेंट बंदा है एक नॉन रेसिडेंट बंदा है, दो बंदे हैं, एक रेसिडेंट है एक नॉन रेसिडेंट है, इनके बीच में अगर कोई ट्रांजेक्शन हो रहा है और उसमें वो लोग जानना चाहते हैं कि एडवांस रूलिंग के हिसाब से क्या होगा करके, तो प्रपोज ट्रांजेक्शन और पास ट्रांजेक्शन इसके बीच में वो लोग एडवांस रूलिंग ले सकते हैं। ठीक है। फिर अगर रेसिडेंट बंदे को चाहिए, रेसिडेंट बंदा अब जब ना नॉन रेसिडेंट के लिए हो रहा था ना, तो वहीं पे एक रेसिडेंट खड़ा था, वो दुखी हो रहा था, तो फिर हमने बोला अरे क्यों दुखी है भाई तू करके, वो बोला मुझे भी चाहिए ये वाली टॉफी मुझे भी चाहिए। जैसे कि दो बच्चे रहते हैं और अगर एक बच्चे को टॉफी नहीं दो तो ऐसा करते ना, वैसे वो भी करता, मुझे भी चाहिए ये वाली टॉफी, एडवांस रूलिंग वाली टॉफी मुझे भी चाहिए। तो बोला अच्छा तुमको भी चाहिए, तो देखो ये तो एनआरआई से इनको मिल गया, तुमको चाहिए तो घर घर से 100 रुपये लेके आओ जाओ फिर मिलेगा। ऐसे करके अपन उसको बोल दिए। वैसे ही इसमें बोल रहे हैं कि अगर आपका ट्रांजेक्शन मोर देन 100 करोड़ है, अगर आप रेसिडेंट हो और आपका ट्रांजेक्शन मोर देन 100 करोड़ है तो फिर आपको मिलेगा। ठीक है। तो आपको गाइज ये वाली लिमिट्स याद रखनी पड़ेगी, एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है। रेसिडेंट का मोर देन 100 करोड़ होता है तो फिर उसको एडवांस रूलिंग मिल सकती है। अगर आप पब्लिक सेक्टर से बिलोंग करते हो या फिर आप गार के प्रोविजंस आप में फंसे हुए हो, तो ये सारे केसेस में आपको एडवांस रूलिंग का बेनिफिट मिलता है। ठीक है गाइज, एक बार याद कर लेते हैं अपन किसको किसको मिलेगा। तो गाइज अगर कोई नॉन रेसिडेंट है, कोई रेसिडेंट जो डील कर रहा है नॉन रेसिडेंट के साथ, उन दोनों को, रेसिडेंट अगर उसका ट्रांजेक्शन 100 करोड़ से ज़्यादा है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, और फिर लास्ट क्या था, एनआर या फिर आर, कोई भी जो गार में फंसा हुआ है, इन 5 लोग को मिल सकती है एडवांस रूलिंग, इसके अलावा किसी को नहीं मिलती। ठीक है। आप गाइस कुछ कुछ एक्सक्लूजन है इसमें, मतलब इसमें से भी एक्सक्लूड कर दिया गया कुछ चीज़ों को। तो गाइस एक्सक्लूजन क्या क्या है कि अगर किसी भी इंसान का पेंडिंग केस चल रहा है, ऑलरेडी लिटिगेशन चल रहा है, ठीक है, तो उस केस में वो कॉम्पिटिशन का नहीं होना चाहिए, और वो फैक्टर लॉ का अगर हुआ तो उस केस में पेंडिंग केसेस अगर चल रहे हैं आपके, तो आपका एडवांस रूलिंग नहीं हो सकता, क्योंकि ऑलरेडी चल तो रहा है ना। अब आप एडवांस में क्या कराओगे उसमें, आपको पता चल चुका है, आप गड्ढे में गिर चुके हो, तो अब हम आपको क्या बताएं, आगे गड्ढा मत जा, अरे गड्ढा मत जा, ये बोलेंगे? मैं गिर चुकी हूँ ऑलरेडी, अब क्या बता रहे हो तुम। ठीक है। तो पेंडिंग केसेस के केस में नहीं होता है। फिर जहाँ पे आपको एफएमवी निकालना है ना, वहां पर एडवांस रूलिंग काम नहीं करता। एफएमवी निकालना तो आप खुद निकाल लीजिए, एडवांस रूलिंग के पास आपके लिए कोई भी वो नहीं है आंसर। ठीक है। फिर प्राइमा फेसी एंटर टू अवॉइड टैक्स, ऐसे दिख रहा है ऊपर ऊपर से कि आप एडवांस रूलिंग में आए हो ताकि आप टैक्स चोरी कर सको, टैक्स को अवॉइड कर सको। तो आपका मकसद ही अगर हमको ऊपर ऊपर से दिख रहा है ऐसा कुछ है प्राइमा फेसी, तो फिर आपको बोलेंगे आउट, निकलो, नई जगह ही नहीं है आपके लिए यहाँ पर, बाय। ठीक है गाइस, अब किसके ऊपर एप्लीकेबल है, तो देखो एप्लीकेंट्स के ऊपर एप्लीकेबल है जो अप्लाई करते हैं एडवांस रूलिंग में। बट गाइस ध्यान रखना, अगर मेरे ऊपर अप्लाई है और मेरे लिए कोई सोल्यूशन निकला है, तो ज़रूरी नहीं कि वो आपका भी हो। समझ लो कि मेरे को बोल रहे हैं कि ए फॉर एप्पल होता है, तो आप ऐसे नहीं बोल सकते कि नहीं ए फॉर एप्पल होता है, ए फॉर एप्पल होता है। वो मेरे लिए ए फॉर एप्पल होता है, आपके लिए ए फॉर एरोप्लेन होगा वो, या कुछ और होगा। बट आप ऐसे जिद करके अप्लाई नहीं कर सकते कि प्राची के लिए ए फॉर एप्पल है तो मेरे लिए भी ए फॉर एप्पल होगा। ठीक है। ऐसे नहीं करते। तो एप्लीकेंट जिसके ऊपर एप्लीकेबल है सिर्फ वो उसके लिए ही एडवांस रूलिंग है, बिकॉज उसकी सिचुएशन, उसकी टाइमिंग, उसकी प्रोविजंस, उसका बिजनेस, उसका एटमॉस्फेयर, उसकी सिचुएशन सब कुछ देख के उसके लिए हमने कहा है कि ए फॉर एप्पल है। ठीक है। तो आप जिद करके अपने में ए फॉर एप्पल एप्लीकेबल नहीं कर सकते। फिर जो ट्रांजेक्शन, जिस ट्रांजेक्शन के लिए आपको एडवांस रूलिंग मिली है, सिर्फ और सिर्फ उसी ट्रांजेक्शन के लिए आपको लगाना है। फॉर एग्जाम्पल आपका कोई पेन का बिजनेस है और आपने एडवांस रूलिंग पेन के बिजनेस के लिए ले ली है, तो आप ऐसे नहीं बोल सकते नहीं पेन का भी मैं लगाऊंगी, मैं तो पेंसिल में भी लगाऊंगा, मैं तो शार्पनर में भी लगाऊंगा, मैं तो बुक कॉपी में भी लगाऊंगा, मैं सब में लगाऊंगा। ऐसे नहीं होता। आपने एडवांस रूलिंग पेन के लिए ली है ना, सिर्फ और सिर्फ पेन के लिए एप्लीकेबल होगा, पेंसिल के लिए नहीं होगा। ठीक है। द ARR इज बाइंडिंग टू IT अथॉरिटी अप टू CIT। देखो गाइस, जो हमारी जो अपना एडवांस रूलिंग जो रहता है ना, वो कहाँ तक आपके ऊपर अप्लाई होगा, मतलब IT वाले लोग जो रहेंगे ना वो आपकी बात मानेंगे। और IT 80 करके एक जगह होती है, मतलब एक स्टेज होता है जब अपन अपील करते हैं, तो अपन असेसमेंट प्रोसीजर में पढ़ेंगे सारे स्टेजेस। तो अभी के लिए आप बस मान लो कि जो IT होती है ना, वहाँ तक आपकी बात मानी जाएगी, क्योंकि उतने उतने क्वालिफाइड लोग ही यहाँ पे काम करते हैं। ठीक है। उससे ज़्यादा अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में आप जा सकते हो, बट IT 80 तक जो है वहां तक आपकी बात मानी जाएगी यहाँ पर। ठीक है।
एक डेफिनेशन है वो पढ़ के सुनाती हूँ मैं आपको। इट इज डिटर्मिनेशन ऑफ बाय द अथॉरिटी इन रिलेशन ऑफ विच ट्रांजेक्शन इज अंडरटेकन बाय एप्लीकेंट। मतलब कौन सा आपको आप एप्लीकेंट हो और आपको कौन सा ट्रांजेक्शन करना चाहिए ये आपको अथॉरिटी बताती है एडवांस में, उसको कहते हैं अपन एडवांस रूलिंग। इसका ऑब्जेक्टिव रहता है कि आपका कोई भी लिटिगेशन से आपको बचा के रखे और हम और आपके बीच में एक अच्छा रिश्ता बना सके। हम इन द सेंस इंडियन गवर्नमेंट और मतलब इंडियन का मतलब टैक्स डिपार्टमेंट एंड बाहर मतलब एनआर लोगों के बीच में एक अच्छा रिश्ता बना सके और उनके बीच में लिटिगेशन हटा सके, इसलिए ये वाला कॉन्सेप्ट आया। फोकट में नहीं करते काम, फीस लगेगी। फीस क्या है, 10,000 रुपये है या फिर उससे ज़्यादा, ठीक है, 10,000 या फिर फीस उससे ज़्यादा भी हो सकती है, ठीक है। और अगर आप 30 डेज़ के अंदर चाहो तो अपना एप्लीकेशन वापस भी ले सकते हो, ठीक है। ज़रूरी नहीं है अप्लाई की हो तो आप वापस भी ले सकते हो, बट 30 डेज़ के अंदर कर सकते हो, ठीक है। फाइनल ऑर्डर हमको 6 महीने में दे ही देना। आज अप्लाई करोगे तो आज से 6 महीने के अंदर अंदर आपको आपका फाइनल ऑर्डर मिल जाएगा आपके हाथों में, ठीक है। तो चिंता की बात नहीं है, फाइनल ऑर्डर 6 मंथ के अंदर मिलता है, तो एकदम जल्दी जल्दी भी हो रहे हैं यहाँ पे काम, ठीक है। अब गाइज नेक्स्ट अपना पढ़ लेते कुछ कुछ। अगर आपका एप्लीकेशन आपने अप्लाई किया है और आपको लगता है कि इसमें कुछ अमेंडमेंट की ज़रूरत है, मतलब आपको लग रहा है कि कुछ कमी रह गई मेरी एप्लीकेशन में, प्लीज़ मुझे कुछ लिखने दे दो ना, वो छूट गया, वो मेरा वो पार्ट छूट गया, तो गाइज रो मत, कर सकते हो। रुको देखो, आप सबसे पहले अपना फिनिश करने से पहले आप राइटिंग में दे दोगे DGIT को, ठीक है। DGIT चाहे तो आपका अलाउ कर सकता है वो, ठीक है। बट अगर अगर वो चाहेगा तो वो हाँ बोल देगा तो आप अमेंडमेंट कर सकते हो और उसकी फ़ीस दे देना, ठीक है। अगर वो बोलेगा कि नहीं कर सकते बिकॉज उसका नेचर सही नहीं है, तो फिर आप नेचर को चेंज करो और फिर फ्रेशली अप्लाई करो। फिर से बता रही हूँ गाइस, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने जो एप्लीकेशन दिया एडवांस रूलिंग का वो सही नहीं है या कुछ कमी है या कुछ अमेंडमेंट चाहिए आपको, तो आप DGIT को एक एप्लीकेशन लिख के दोगे और आप उसको अमेंडमेंट बताओगे अपना। अगर वो मान जाते हैं तो आपका अमेंडमेंट हो जाएगा और आपको एडिशनल फीस देनी पड़ेगी। अगर वो नहीं मानते हैं तो फिर आपको उसका नेचर चेंज करके फ्रेश अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है गाइस, अपन रिवीजन कर सकते हैं अपने एग्रीमेंट पे, देखते हैं कैसे। अगर आपको आपकी कंडीशन कुछ चेंज हो जाती है बिजनेस की, या कोई लॉ चेंज हो जाता है, या अथॉरिटी को लगता है कि कोई चेंजेस की ज़रूरत है, तो रिवीजन हो सकता है एग्रीमेंट के अंदर। या तो बोर्ड जो है वो सुओ मोटो मतलब खुद से भी रिवीजन कर सकती है, और उससे पहले आपको एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड ज़रूर मिलेगा, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि आप फालतू का जजमेंट कर रहे हो, क्या फालतू की बातें कर रहे हो, मुझे नहीं पसंद है, नहीं पसंद आ रही मुझे, आप मना कर दो, कैंसिल हो जाएगा ऑर्डर, कैंसिल कर सकते हो सीधा सीधा। अगर बोर्ड डिसअग्री हो जाती है, आप डिसअग्री हो गए तो कैंसिल कर दो, बोर्ड डिसअग्री हो गई तो फिर अपील कैंसिल कर देती है वो, ठीक है। मतलब जो रिवीजन की अपील है ना, इसको कैंसिल कर देती है, समझे। तो फिर से बता देती हूँ रिवीजन कैसे होगा। अगर कंडीशन लॉ या फिर रिक्वायर्ड हो जाती है, अथॉरिटी को लगता है कि चेंज कर ज़रूरत है, तो वो सुओ मोटो भी कर सकती है और आपका अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड भी मिलता है। अगर आप डिसअग्री हो तो कैंसिल करवा सकते हो, बोर्ड डिसअग्री तो वो कैंसिल करवा सकती है, ठीक। अब APA कैंसिल कैसे होता है देख लेते हैं। बोर्ड करवा सकती है कंप्लायंस ऑडिट, रिपोर्ट सबमिशन और रिपोर्ट में अगर एरर है तो, ये तीनों केस में आपका APA कैंसिल हो सकता है, ठीक है। बट उसके लिए आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दी जाएगी, ऑर्डर आपको राइटिंग में ही मिलेगा। अगर कोई फ्रॉड है तो वो वर्ड अब निशो हो जाएगा। फ्रॉड के केस में तो ये सेम रहता है हमेशा, ठीक है। अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड भी हमेशा ही मिलती है, ऑर्डर राइटिंग में रहता है, ठीक है। फिर जो बोर्ड रहती है वो या तो ऑडिट के दौरान या तो रिपोर्ट सबमिशन के दौरान या फिर उसको कभी एरर लगता है तब कैंसिल कर सकती है, ठीक है गाइस। तो ये APA हमारा एडवांस रूलिंग जो है हमारा था वो यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप गाइस आपको वीडियो यूजफुल लगी होगी। अगर गाइस आपको वीडियो अच्छी लगती तो प्लीज़ लाइक कीजिए, बहुत अच्छी लगती तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और लेट मी नो कमेंट बॉक्स में कि आपको वीडियो कैसी लगती है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय गाइस।